बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन के सचो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप कंसेप्ट लेने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। इससे पहले आप एटॉमिक साइज, आयनिक साइज देख चुके हैं। उनका जो पीरियडिक ट्रेंड था पीरियड में, ग्रुप में, उसको भी आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो आज की वीडियो में आयोनाइजेशन एनर्जी नो डाउट आपके लिए एक न्यू टर्म तो नहीं है, ना ही न्यू कंसेप्ट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप इस टर्म को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स इस लेक्चर में रिपीट ही होने हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो हाल है वो इस बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, होश में आपने रहना है। No, 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 no. बच्चे का हाल देख लिया, ऐसा बिल्कुल ना हो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ चलते हैं। बेटे, आपके पास कोई भी एटम है जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में है, अकेला है, तन्हा है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये आपके पास गैसियस फॉर्म में होगा। गैसियस फॉर्म में ही वो अकेला हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फेस में है तो डेफिनेटली वो आइसोलेटेड तो ना होगा, उसके नेबर में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की प्रेजेंस होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि ये आपके पास जो है वो आइसोलेटेड हो, अकेला हो, गैसियस फॉर्म में। इसी वजह से हम एटम को लेते हैं इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वजह ये होती है कि अगर इसके आसपास एटम होंगे ना तो आपके पास रिपल्शन भी होती हैं, अट्रैक्शन भी होती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, छीनना है, ठीक है, निकालना है, इसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। तो डेफिनेटली अगर इसकी सराउंडिंग में रिमेनिंग अदर एटम्स की प्रेजेंस होगी तो वो आपके काम में खलल डालेंगे, आपको काम उस नफासत से नहीं करने देंगे जिस नफासत से होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो आपके पास कैलकुलेशंस होंगी एनर्जी की वो एक्यूरेट नहीं होंगी अगर आपके पास ये एटम आइसोलेट ना हो, मीन गैसियस फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल अबाउट द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है। सोडियम का आपको पता है कि आपके पास 3 शेल्स हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। एक बात तो उसने कर दी कि एटम का लास्ट शेल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक शेल होना चाहिए, लास्ट शेल। क्यों? क्योंकि इस पे होल्ड इस सेंटर का सबसे वीक है, इन पे होल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इससे वीक इस पे है, सबसे वीक होल्ड इस पे है। अगर इस पे होल्ड सबसे वीक है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, क्या होगा? ईजी होगा। सेकेंड पॉइंट, वो ग्राउंड स्टेट में हो, वो एक्साइटेड स्टेट में ना हो। हम देखिए ना, आपने सोडियम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट ईयर में। ऐसा ना हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th शेल में एक्साइट होकर पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे तो होल्ड और ज़्यादा कम हो जाएगा इस एटम का, तो वहाँ से तो रिमूव करवाना आपके लिए और सौखा काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अट्रैक्शन कम फील हो रही है सेंटर से। तो इस वजह से फर्स्ट कंडीशन कि वो आइसोलेटेड हो, मीन गैसियस फॉर्म में हो, और सेकंड कंडीशन वो ग्राउंड स्टेट में हो। उसका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में है तो 3rd में होना चाहिए, वो 5th में ना पहुंचा हो एक्साइट होने के बाद, एनर्जी गेन करने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन पूरी करने के बाद आपके पास वो अमाउंट जो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए, दैट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। इन केस ऑफ सोडियम, अगर आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यू हैव टू प्रोवाइड 496 अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे ओवरकम करना है। देखिए, आपके पास सेंटर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास अट्रैक्शन है, आपने इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये अट्रैक्शन पे आप ओवरकम करोगे, और एनर्जी प्रोवाइड जब आप इस इलेक्ट्रॉन को करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर 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 मींस हायर शेल्स में मूव करता जाएगा, और एट द एंड ये इन्फिनिट लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी लेवल ऑब्जर्व किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी 1313। अब जब आप हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना तो इसका इलेक्ट्रॉन 0 एनर्जी पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके फर्स्ट शेल का एनर्जी लेवल कितना था? -1313। तो इसमें अगर आप इतनी एनर्जी ऐड कर देते हैं तो एनर्जी विल बी 0। और अगर एनर्जी 0 है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल पहुंच चुका है।
अब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हमें नहीं पता, वो फ्री हो चुका है, मींस कि आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो इसमें ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम एनर्जी प्रोवाइड क्यों करते हैं। हम एनर्जी प्रोवाइड इस वजह से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर शेल में जाता जाए और ये जो अट्रैक्शन है ये ख़त्म होती जाए, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट लेवल पे चला जाएगा उसका एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो फ्री हो चुका होगा। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपको एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंडेंस होती है कि आपके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ठीक है, सोडियम से नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, सेम स्ट्रक्चर आपके पास होगा, 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे, लेकिन इसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2। फर्स्ट को जब आप रिमूव करवाओगे तो इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी 738 किलो जूल पर मोल, 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीशियम से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाओगे, यू हैव टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट इज 1451 किलो जूल पर मोल, 1451 किलो जूल पर मोल। अब देखिए यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही आप रिमूव करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि अभी आपने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट लिया फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ केटाइन करेंगे साइज़ क्या होगा? रिड्यूस होगा। जब साइज़ रिड्यूस होगा तो लास्ट शेल पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीशियम प्लस का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अब आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन आप 1 बाय 1 रिमूव करवा सकते हैं, तो वहाँ पे वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ओके जी, अब हम जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करेंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी। जब ये डिक्रीज़ करेगी तो इसकी रीज़न आपके पास क्या होगी? सबसे जो बेसिक रीज़न है डेट इज़ एटॉमिक साइज़। आपको पता है कि जब आप ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, और जितना साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा उतना होल्ड, सेंटर का होल्ड जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक होता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक साइज़ ये है, एक साइज़ आपके पास ये है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो होल्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपके लिए ज़्यादा ईजी है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, आपको ज़्यादा अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, शील्डिंग इफेक्ट। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में आप देख चुके व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, और इसको आप डिफाइन भी कर चुके, आप इसका ट्रेंड भी देख चुके, आप इसका इफेक्ट भी देख चुके कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से होगा क्या। सिंपल, आपके पास क्या होगा कि जो सेंटर का होल्ड है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल पे, वो वीक हो जाएगा अगर इसमें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब वो अगर वीक है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो दीज आर द 2 मेन रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी। अब एग्जांपल लेते हैं ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप आपके पास है 1A। अगर आप हाइड्रोजन को भी लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1313 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सेकंड शेल आ गया, साइज इंक्रीज हो गया, देखिए एनर्जी कम होगी 520। कहाँ पे 1313 और कहाँ पे 520, ह्यूज डिफरेंस। क्यों? साइज इंक्रीज हो गया। इसके बाद अगेन साइज इंक्रीज होगा सोडियम केस में, तो एनर्जी कम होगी 496। पोटाशियम केस में और कम हो जाएगा, एनर्जी और कम होगी। रुबिडियम में और कम हो जाएगा, ठीक है, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। सीजियम में आपके पास साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास ट्रेंड है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास इसकी सिंपल है। आपके पास जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने एटॉमिक नंबर रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 एटॉमिक नंबर होता है किसका? लिथियम का। उसका आयोनाइजेशन एनर्जी अभी मैंने बताया 520, तो 500 से थोड़ा सा ऊपर होगा। 11 होता है जी सोडियम का, ठीक है, सोडियम का होता है 496, तो 500 से थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, ठीक है। 19 होता है पोटाशियम का, तो यहाँ पे रखा हुआ है 419 इसकी वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आपको सारी बता दी गई हैं।
और 37 आपके पास है रुबेडियम का, इसका होता है 403, तो ये भी ऑलमोस्ट 400 के करीब करीब ही होगा। और 56 आपके पास होगा सीजियम का, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 376 मीन्स के 400 से नीचे वैल्यू शो होगी लाइक दिस। तो ये आपके पास जो ट्रेंड है ये जनरेट होगा फर्स्ट ग्रुप का। तो ये देख लें डाउन द ग्रुप आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ग्रुप में ट्रेंड डाउन द ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में जब आप मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इसकी रीज़न क्या होगी? सिंपल, जो रीज़न वहाँ पे थी, वहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है, ठीक है, उसकी रीज़न भी आप लास्ट लेक्चर में देख चुके, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपके पास साइज़ डिक्रीज़ करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीरियड में आपके पास ट्रेंड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड किस में होगा? जिसमें साइज़ सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। तो जब इसमें होल्ड सबसे ज़्यादा होगा तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी, आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो मेन आपके पास फैक्टर क्या है? साइज़ डिक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा? आपके पास जो अट्रैक्शंस हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर ऑफ एटम वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, दोनों की जो अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो उसकी वजह से साइज़ श्रिंक करेगा और होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज वाइल शील्डिंग फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। शील्डिंग फैक्टर यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड में कांस्टेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक साइड पे एटॉमिक नंबर है, दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ठीक है, किलो जॉल पर मोल ये आपके पास यूनिट है। अच्छा जी, अब एटॉमिक नंबर आपने ऑब्जर्व करना है और ये हम पीरियड में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड आपके पास होता है जस्ट 2 एटम पे कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट आपके पास जो पीरियड है तो इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1313 और जो हीलियम है उसकी वैल्यू 2000 से ऊपर होती है। तो ये ट्रेंड होगा, ये इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब जो सेकंड पीरियड है जिसमें आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, और एंड पे आ जाएगा नियॉन। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम। तो ये आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास लिथियम का है, लिथियम। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बेरिलियम आ जाएगा। अब बेरिलियम के बाद एक डिप आ रहा है, ये आपके पास है बोरान का, ठीक है, ये आपके पास है B। डिप क्यों आ रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ग्राफ पहले कंप्लीट कर लें। B के बाद आ रहा है जी कार्बन। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू B, वो यहाँ पे आ जाएगी, ये कार्बन। कार्बन के बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद अगेन डिप आएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, ये, और फ्लोरीन के बाद नियोन नोबल गैसेस, क्योंकि उनका स्टेबल एलिमेंट है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास आ गया नियोन, ये आपके पास हीलियम, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट ट्रेंड होगा थर्ड पीरियड का, जिसमें लिथियम के बाद आएगा सोडियम, ये आपके पास सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम Al, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन यहाँ पे आ जाएगा Si, और सिलिकॉन के बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट होगा फास्फोरस, यस फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के बाद अगेन डिप आएगा सल्फर। सल्फर के बाद
यहाँ पे क्लोरीन और एंड पे आपके पास नोबल गैस होगी, दैट इज़ आर्गन। ये तो ये अगर आप ट्रेंड एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, हीलियम के बाद ये डिप आएगा लिथियम और नियॉन के बाद ये डिप आएगा सोडियम तक, तो ये आपके पास एक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मसला ये आ गया कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा कि जी ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर रही है, लेफ़्ट टू राइट वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये आपके पास जो ग्राफ है ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में भी आपको एक दो लाइन में, जस्ट एक दो लाइन में आपकी टेक्स्ट बुक बता रही थी कि दिस ग्रुप एलिमेंट शो एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उस वक्त भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इसको ज़रा एहतियात से समझिए क्योंकि इसमें बहुत से कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का पता होना चाहिए, आपको स्टेबल नेचर का पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में एलिमेंट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फर्स्ट आपके पास जो सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंपल कंसेप्ट आपके पास जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो क्या होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, इंक्रीजेस लेफ़्ट टू राइट, लेकिन ऐसा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, असल में ये ट्रेंड आपके पास क्या है, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन बी से ज़्यादा नहीं होगा, ये बेरिलियम का ज़्यादा होगा बी से। ठीक है, देन कार्बन आपके पास सेम ट्रेंड शो करेगा, कार्बन का ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन का जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था अब वहाँ पे कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास जो ग्रुप 3 है, 3A एलिमेंट, ठीक है, और ग्रुप 6A एलिमेंट, 6A एलिमेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनका ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ग्रुप, वो कम है, वो कम है। इसका मतलब द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, ये MCQ पूछा जा सकता है, ई-कैट एम-कैट में यही बातें पूछी जाती हैं आपको तंग करने के लिए, MD-कैट। ठीक है, यही स्पेशल फीचर्स होते हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं, जो एक सिंपल स्टूडेंट को नहीं पता होते। ठीक है, सिंपल स्टूडेंट बस यही बात करता है, ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट जो है वो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो सीक्वेंस जो रखेगा आपके सामने वो रखेगा जी लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, और आप किसको टिक करोगे, जिसमें सिंपल ट्रेंड होगा लाइक दिस, आप इसको टिक कर दोगे, सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन डेफिनेटली जिन बच्चों को पता होगा वो इस सीक्वेंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो बेरिलियम का है उसका वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखना पड़ेगी। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और इसका जी आपके पास 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2p2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4। ठीक है, और इसका फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका 5 आ जाएगा। अच्छा, अब वैल्यूज़ भी मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं। वैल्यूज़ ये देखिए 520 है लिथियम का, बेरिलियम का 900 है। लिथियम का 900 है तो बी का 900 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कम होता है। ये आपके पास होता है 801। क्या होता है? 801। इसका मतलब कम हो गया। 1086 कार्बन का ज़्यादा हो गया, 1402 नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन का 1400 से ज़्यादा होना चाहिए था, ये 1314 पे आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ग्रुप 3 और 6A एलिमेंट का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताई थी। अगर आपके पास कोई भी सब शेल कंप्लीट है, ठीक है, या फिर वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल।
और मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है, लेस इन एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी लेवल उसका कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा। या फिर सिंपल सेंस में आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा स्टेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से लूज़ नहीं होने देगा, यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं 1s2 2s2 1s2 2s2 कंप्लीट हो गया, s कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो p है, क्योंकि p में 6 आ सकते हैं तो आउट ऑफ 6 जस्ट 1 है, तो ये ना ही तो हाफ फील्ड है ना ही कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Be। इस वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। जब स्टेबल वो लेस स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा बी से। इसी तरह जब आप ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो नाइट्रोजन को ज़रा देखिए, नाइट्रोजन के पास P3 है, P3 का मतलब हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ना ही तो हाफ फील्ड है ना ही कम्प्लीटली फील्ड, इन बिटवीन है, ठीक है, वो 3 और 6 के इन बिटवीन है। यहाँ तो 6 होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र है, वो भी अनस्टेबल ही होगा। तो इस वजह से आपके पास ये जो एलिमेंट है ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल नेचर, ठीक है। स्टेबल नेचर की वजह से ये ज़्यादा वैल्यू शो करेंगे, अनस्टेबल नेचर की वजह से ग्रुप 3 और 6 ए एलिमेंट जो है वो लेस वैल्यू शो करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ ग्राफ विद द कंसेप्ट ऑफ ECAT MDCAT ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि एक सिंपल टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में भी आप इस टर्म को पढ़ चुके हो। तो सिंपल ये आपके पास अमाउंट है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में या फिर आयन में ऐड होगा तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन अगर क्लोज हो रहा है सेंटर के तो ये अपना एनर्जी लेवल रिड्यूस करेगा, और इस एनर्जी लेवल जब अपना रिड्यूस करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और वैसे भी अट्रैक्शन फोर्स जहाँ पे भी डेवलप होगी वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ की जाती है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब किस कंडीशन में होगी वो भी बात होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो सिंपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम आर आयन, ठीक है। एटम में आप जब ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब आप आयन में पहले से आपके पास कोई आयन है और उसमें आप फर्दर सेकंड इलेक्ट्रॉन या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी वो देखेंगे इसी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो फ्लोरीन आपके पास सिंपल एटम है, अगर ये गैसियस फॉर्म में है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो आपके पास 337 किलोजूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक है। रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप इसी यूनिनेगेटिव आयन में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो फिर क्या केस बनेगा, उसके लिए हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, और इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन करोगे व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज विद पॉजिटिव साइन, मींस कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, एग्जांपल लेते हैं जी। ऑक्सीजन एटम आपके पास न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो आपके पास ओ नेगेटिव आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होगी दैट विल बी -141 किलोजूल पर मोल, आपके पास रिएक्शन एक्सो होगा, ठीक है। यूनिनेगेटिव फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सो होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना तो बेटे आप देखें कि आप एक नेगेटिव सिस्टम में नेगेटिव पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिपल्शन फैक्टर है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया था ना तो रिपल्शन अट्रैक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, साथ साथ रिपल्शन भी होती है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन इस केस में इतनी रिपल्शन नहीं है क्योंकि न्यूट्रल था, लेकिन इस केस में अच्छी खासी रिपल्शन है, अच्छी खासी रिपल्शन है, जिसकी वजह से आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी अब प्रोवाइड करना पड़ेगी इस रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कभी भी इसमें ऐड नहीं होगा। तो जब आप रिपल्शन को ओवरकम करोगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जब आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके पास जो रिपल्शन है वो रिड्यूस होगी। जब रिड्यूस होगी क्योंकि आपके पास जो मूवमेंट है,
ठीक है, पार्टिकल्स की इनसाइड दिस सिस्टम, इनसाइड दिस नेगेटिव सिस्टम, ठीक है, वो फास्ट हो जाएगी और रिपल्शन जो फेस कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो इस केस में द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड करके, एनर्जी का यूज़ करके इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। तो ऑन एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू एन यूनिनेगेटिव आयन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज पहले बन चुका है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिपल्शन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। दस फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ओ नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मेक्स ओ माइनस माइनस -2 चार्ज आ जाएगा, और ये देखिए प्लस 780 किलो जूल एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड। तो रिएक्शन आपके पास हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। ट्रेंड इसका देख लेते हैं, सिंपल ट्रेंड है, जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? उसके फैक्टर आपके पास क्या है, साइज डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, साइज डिक्रीज़ करेगा तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट इवॉल्व होगी। जैसे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती थी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व होती थी। तो यहाँ पे जितना साइज रिड्यूस होता जाएगा अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रही है तो आपके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा इवॉल्व होगी, तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाएगा तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती जाएगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि साइज श्रिंक करेगा। और सेम फैक्टर पे चलते हुए आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डाउन द ग्रुप आपके पास ये डिक्रीज़ करेगा जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, और उसमें भी मेन फैक्टर क्या होगा, साइज़। जब बेटे साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा डाउन द ग्रुप तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस सिस्टम, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी आपके पास जो है वो इफेक्टिव होता है डाउन द ग्रुप, साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जिसकी वजह से होता गया कि ये इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होती है इस सेंटर की वो वीक हो जाएगी। जब अट्रैक्शन वीक है तो इवॉल्व होने वाला जो एनर्जी है वो भी कम होगा, क्योंकि बनने वाला बॉन्ड वीक बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेंड था किसको लेकर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है नोट्स में से, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस दैन दैट ऑफ बेरिलियम। अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेबल एंड लेस स्टेबल नेचर, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा जो वीडियो में डिटेल बता दी। ओके, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर दैन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए पीरियड में, तो ऑक्सीजन की कम क्यों है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो सेम फैक्टर जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सेम फैक्टर यहाँ पे भी वही है, ठीक है, जिसको आपको मैंने वैल्यूज़ के साथ और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के साथ डिटेल में बता दिया कि ये हाफ फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सोचने की ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया तो क्या बनेगा, केटाइन बनेगा। जब केटाइन बनेगा तो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। जब साइज़ रिड्यूस होगा और उसमें से आप दोबारा से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। अभी वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैग्नीशियम की, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 738 किलो जूल पर मोल होगा। अगर आप उसी बनने वाले यूनी पॉजिटिव आयन में से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या होगा, आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज़ 1451 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास यूनी नेगेटिव और ये आपके पास यूनी पॉजिटिव, ये आपके पास डाई पॉजिटिव आयन, ठीक है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके पास रीज़न है, साइज़ रिड्यूस होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।